हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है मेरे भाई और दीदी लोग, कैपलर्स लॉ। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो कैपलर का नियम। ठीक है। तो कैपलर का नियम जो है ना दोस्तों, ग्रहों से संबंधित है। किससे? ग्रहों से। और कैपलर ने जब इस नियम को दिया ना, तो सब हक्का बक्का, उससे पहले जितने सारे साइंटिस्ट दार्शनिक आए, ये सब हक्का बक्का हो गए। अरे ये क्या बोल रहा है यार? हाँ, क्या बोल रहा है, पगला तो नहीं गया? पर जानते हो दोस्तों, कैपलर ने अपने नियम में ग्रहों की गति के नियम में 3 नियम दिए दोस्तों। कितने? 3 नियम। ठीक है। और इन तीनों नियमों को उसको बनाने में लगभग 16 साल लग गया। कितना? 16 साल। और हम लोग अभी इसको 1 मिनट में पढ़ लेते हैं। कैपलर लॉ निकालो भाई, चलो खत्म करते हैं, है ना। लेकिन इस कैपलर ने इन नियमों को बनाने के लिए कितना मेहनत किया? 16 साल। पर ये मेहनत कैसे किया भैया? तो आइए कुछ इससे आगे की कहानी को जानते हैं। उसके बाद कैपलर के नियम को पढ़ने वाले एकदम बिंदास रहो जी, टेंशन नहीं। टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो कैपलर से पहले कोपरनिकस था, टॉलमी वगैरह जो भी है ना, ये सब इन लोगों ने क्या कहा कि ग्रह जो होते हैं, ग्रह जो होता है एक वृत्त के रूप में, कैसे? ऐसे गोल, एक वृत्त के रूप में ऐसे घूमता है, ऐसे चले ले ले, ऐसे गोल घूरता है वृत्त के जैसा। यानी कैपलर से पहले जितने लोग आए, सब लोगों ने कहा कि ग्रह जो होता है गोल घूरता है, गोल वृत्त जैसा, ऐसे दग 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 ऐसे करके। पर उसके बाद, उन सब के बाद एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है टाइको ब्राहे। ये कैसा नाम है सर? ऐसा ही नाम समझिए, है ना। टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ने भाई बहुत सारा स्टडी किया ग्रहों के बारे में। इतना स्टडी किया यार कि वो ऐसे देखते तो कह देते थे कि ये ग्रह जो है ना, इतने डिस्टेंस पर है। तो भाई उसने इतना ज्यादा स्टडी किया ग्रहों के बारे में। स्टडी करने के बाद सारी चीजों का नोट्स बनाया। नोट्स बनाने के बाद बंदे का और समय में ही क्या होता है? स्वाहा हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? स्वाहा हो जाता है। स्वाहा होने के बाद उसी के एक सहायक, या कहें तो उसी का साथी, या कहें तो उसका स्टूडेंट, उसका नाम है, उस बंदे का नाम है जोहानस कैपलर। क्या? जोहानस कैपलर। नाम में क्या मजा है यार। जोहानस कैपलर बापू जो था ना यार, बड़ा दिमाग वाला था। बापू ने ग्रहों के 3 नियम को बनाने में लगभग 16 साल गुजार दिया। और भाई लास्ट में कामयाब भी हो गया। इसलिए ना कहते हैं दोस्तों, समय लगे तो लगे भाई, उस काम को करते रहो। समय लगे तो लगे, पर उस काम को करते रहो यार। एक दिन ना एक दिन पक्का है मेरे भाई, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लिख लो, है ना। तो भैया कैपलर ने क्या पहला नियम जो दिया ना, उसने दिया लॉ ऑफ ऑर्बिट। कैपलर्स ग्रहों के लिए 3 नियम दिए दोस्तों। पहला नियम जो दिया, पहला नियम जो था लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी हिंदी में अगर कहें तो कक्षाओं का नियम। और इन्होंने बोला कि ग्रह जो होता है ना, सूरज एक जगह होता है, सूरज एक जगह होता है, और ग्रह जो होते हैं उसका मोशन ऐसे करते हैं, इलेप्टिकल, दीर्घवृत्तीय, जिसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। कैसे? इलेप्टिकल। अंडा जानते हो ना, अंडा, मुर्गी देती है अंडा, मुर्गा नहीं, है ना। मुर्गी देती है अंडा, मुर्गा नहीं। तो अंडा जो होता है ना, अंडे जैसे आकार को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इलिप्स बोलते हैं, हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते हैं। तो जैसे इन्होंने ये नियम दिया, सब एकदम भकच्चा रह गया है। इस बंदे ने क्या कर दिया यार? ये क्या कर दिया कि सूरज ऐसे, सूरज के चारों ओर ग्रह ऐसे चक्कर लगाते, ऐसे देखो, ऐसे, गोल नहीं दादा, ऐसे
से, ठीक है, इलिप्टिकल मोशन कर रहा था और सन एक जगह स्थिर था। इन्होंने ये पहला नियम दिया। चलिए नियम शुरू करते हैं। तो भाई शुरू कर लो, बहुत ज्यादा हम लोग ही कर लिए ना, तो शुरू करते हैं। कैपलर का नियम, ठीक है दोस्तों, कैपलर लॉ है। क्या पढ़ रहे? कैपलर्स लॉ पढ़ रहे। तो कैपलर ने ग्रहों के लिए पहला नियम जो दिया भैया, इसका जो पहला नियम था वो था कक्षाओं का नियम। क्या था? कक्षाओं का नियम, यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट। लो भाई कर लेते हैं, है ना, कहानी शुरू जब कर दिए हैं तो कर लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा सुनिए, उसके बाद डिफिनेशन, या तो फिर डिफिनेशन पहले कर लेते हैं। नियम में क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य दूल्हे जैसा, कैसा? सूर्य इसके एक नाभि में उपस्थित या स्थित होता है। इन्होंने पहला नियम ये दिया। क्या दिया? कि ग्रह जो होते हैं ना, वो सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल मोशन करता है, ऐसे घूरता है भैया, ऐसे। तो आइए इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। और जानते हो इस चीज को जेपीएससी में भी 2016 के मेंस एग्जाम में पूछा गया है। सोचिए कितना खतरनाक चीज है। जेपीएससी का, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में 2016 कितना 2016 के मेंस एग्जाम में कैपलर्स लॉ पूछा गया भैया। इसलिए बोल रहे दोस्तों, अगर जो दोस्त कंपटीशन का तैयारी करते हैं वो बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। तो चल भाई कर रहे शुरुआत। तो क्या कह रहा है? सबसे पहले एक काम करते हैं, दीर्घवृत्त समझ लेते हैं। क्या? दीर्घवृत्त को समझ लेते हैं, है ना। तो दीर्घवृत्त जो होता है भैया, ऐसे देखो अंडे जैसा होता है, यहां पर खींचते हैं, थोड़ा सा ये खींच लिए, अंडे जैसा होता है। कैसे होता है? अंडे जैसा होता है, ठीक है, हमने अंडे जैसा लिख लिया। ये क्या है भाई? ये एक दीर्घवृत्त है। इसके जो ये यहां से यहां जो मिला दिए है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ अक्ष। क्या बोलते हैं? दीर्घ अक्ष, जिसको मेजर एक्सिस बोला जाता है, मेजर एक्सिस बोला जाता है। और यहां से यहां का लेंथ जो होता है भैया, वो होता है 2a। क्या होता है? 2a होता है। और ये आप देख रहे हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं लघु अक्ष, लघु अक्ष। उसके बाद इस चीज को समझेंगे, पहले आप एलिप्स को समझ लीजिए। दीर्घवृत्त किसको बोलते हैं? लघु अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? लघु अक्ष, जिसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं, माइनर एक्सिस। ठीक है भाई। अब यहां से यहां जो टोटल लेंथ होता है उसको बोलते हैं 2b। याद रखना
वृत्त में केंद्र होता है, वृत्त में क्या होता है, केंद्र होता है, इसमें केंद्र नहीं होता, इसमें फोकी होता है। क्या होता है, फोकी। ठीक है, ये जो यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को बी बोलते हैं, और यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को बी बोलते हैं भैया। यहां से यहां के डिस्टेंस को ए बोलते हैं, और यहां से यहां के डिस्टेंस को भी ए बोलते हैं। तो ए और ए टू ए ना हो गया। और यहां से यहां के बीच में एक जगह जो होता है ना, उसको F1 यानी फोकी बोलेंगे, फोकी 1। और इसके बीच में एगो F1 होता है, इसको बोलेंगे फोकी 2, फोकाई भी बोल सकते हैं जी। इसमें सेंटर हो छिनाए। सेंटर का मतलब क्या होता है, अगर ये सेंटर है तो चारों ओर से बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। क्या ये चारों ओर से बराबर डिस्टेंस है क्या? यहां तो चपटा है, यहां भी चपटा है ना? तो ये चारों ओर से सेम डिस्टेंस पे नहीं है, इसलिए इसको हम लोग वृत्त नहीं कह सकते, इसको हम लोग दीर्घ वृत्त कहते हैं। दीर्घ मतलब बॉड वाला। ठीक है भाई। अब ये जो इतना सा जो भाग आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष। अर्ध दीर्घ अक्ष, जिसको हम लोग भैया सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और यो जो दिख रहा है, यो ऐसे करके किधर खींच दो, इधर ले लेते भैया। ये इसको हम लोग बोलते हैं भाई अर्ध लघु अक्ष। जगह नहीं है जी, इसको अगर बोलोगे तो सेमी माइनर एक्सिस बोलते भैया। उसके बाद एक कट्टी और थोड़ा ध्यान दे लो जी। उसके बाद इसका जो समीकरण होता है किसका, इलिप्स का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है, समीकरण, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स ऑन द इलिप्स, इसका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी सब का एडिशन कितना, 1। जब जीरो, देखिए इसका वैल्यू अगर जीरो हो जाए ना, तो ये धीरे धीरे गोल हो जाएगा, पर इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा, पर जीरो नहीं होगा ना। ठीक, अब आइए भैया समझते हैं। तो क्या कह रहा है यहां पे, तो हम लोगों ने इलिप्स को समझ लिया कि किसको क्या बोलते हैं। अब यहां क्या कह रहा है कक्षाओं के नियम में, कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, जब सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त कक्षा में चक्कर लगाता है, और सूर्य इसके एक नाभि में स्थित होता है। अब देखो हमको तो दिख रहा है दूगो नाभि। अब दोनों नाभि में से कहीं भी आप सन को रख दीजिए, कहीं भी आप सन को रख दीजिए। चलिए सन मेरा यहां है, सन यहां है। अब इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा भैया, प्लेनेट लगाएगा, ग्रह लगाएगा। तो चलिए यहां पे अर्थ ले लिए, तो अर्थ क्या कर रहा है, इस सन के आप देखिए, इस सन के चारों ओर किस रूप में, यानी किस प्रकार से मोशन कर रहा है भैया, तो आप देख रहे होंगे बेटा सब, कैसे, इलेक्ट्रिकल मोशन कर रहे हैं। यानी ये दीर्घवृत्त के रूप में चक्कर लगा रहे, और इसी चीज को केपलर ने फर्स्ट लॉ में कहा। क्या कहा भैया, कि प्लैनेट जो होते हैं सन के चारों ओर इलेक्ट्रिकल मोशन करते हैं। बस बात खत्म। लेकिन बात है, अब हम लोग लॉ नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। लॉ नंबर 2, अब इसका दूसरा लॉ क्या कहता है भाई, आइए समझते हैं। इसका दूसरा लॉ कहता है कि, दूसरा लॉ जो है भाई, इसका दूसरा लॉ है क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम, यानी लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया, इसका पहला नियम क्या कहता है, आइए डेफिनेशन को लिखते हैं, उसके बाद बहुत अच्छा से इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यह कहता है
कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है अर्थात ग्रहों का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। देखिए भैया, जगह तो नहीं है, नहीं तो यहीं पे समझ लेते। तो एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ना, ले लीजिए, बहुत काम आने वाला है दोस्तों। उसके बाद हम लोग लॉ नंबर 2 को क्लियर समझते हैं। चलिए ले लीजिए फटाक से। तो भैया करते हैं शुरू। तो क्या लिखा है देखिए, कहता है किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है अर्थात क्षेत्रीय वेग क्या होता है, नियत होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप एक काम करिए, एक एलिप्स बना लीजिए। कहां पे बना दूं भाई, यहीं पे ले लेते हैं। एक इलिप्स बना ले रहे हैं, इलिप्स बना लिया किसी तरह से। चलो जैसे भी, बहुत मस्त है। अब ये इसका जो है क्या है, मेजर एक्सिस है यानी दीर्घ अक्ष है। क्या है, दीर्घ अक्ष है, मींस मेजर एक्सिस। क्या हुआ, कुछ नहीं। चलो समझते। तो यहां पे मान लीजिए फोकी नंबर F1 में यहां सन है, ठीक है। और एक बात सुनिए, सन के करीब जितना आएगा ग्रह, प्लैनेट सन के जितना करीब होंगे वो उतना स्पीड मूव करेगा, उतना स्पीड चलेगा भाई। और जितना दूर होगा वो इतना धीरे चलेगा। तो सन के पास अगर यहां पे मान के चलिए कोई प्लैनेट है, तो वो प्लेनेट बहुत स्पीड मूव करेगा। क्यों जानते हो इसका कारण? इसका कारण ग्रेविटी जो होगा ना, इसके सामने बहुत ज्यादा हो जाएगा। और यहां पे अगर कोई प्लेनेट है, कोई ग्रह है, तो भैया ये उतना स्पीड मूव नहीं करेगा। ये बात क्लियर है। लेकिन केपलर क्या कहता है, सुनिए। सेकेंड लॉ में केपलर कहता है कि अगर यहां पे कोई प्लेनेट है और ये टी टाइम में यहां तक आता है, चलो क्यू यहां तक, तो इसका जो एरिया है भाई, इसका जो एरिया है, ध्यान दो। और यहां पे प्लेनेट जो है मान लीजिए आर है, और ये यहां से वही टाइम में ये v1 वेलोसिटी से टी टाइम में मूव कर रहा है। इसका एरिया कितना हमको मिला, ए मिला। क्या कह रहा है, सुनिए अभी बात को। और यदि यहां पे कोई ग्रह है, तो ये यदि यहां से मूव करेगा टी टाइम में, तो लगभग बराबर हो जाएगा ये टी टाइम में, लेकिन v2 वेलोसिटी से एरिया सेम रहेगा। एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। वही तो बात कह रहा है कि अगर भाई सुनिए, समान समय में समान क्षेत्रफल वो तय करेगा, मूव करेगा। अगर यहां करे, चाहे यहां करे, चाहे ये यहां करे, यहां इसका जो होगा वेलोसिटी अलग होगा, लेकिन टाइम वही, पर एरिया भी उसको सेम ही मिलने वाला है दोस्तों। एरिया सेम ही मिलने वाला है। ये बात देखिए, आज से 500 नहीं, कितना 1570-71 में ये चीज कर लिया था, ठीक है ना। तो आज से मोटा मोटी मान के चलो ना जी, इधर 2000 यानी 520-30 साल, इतना साल पहले ही इन्होंने कह दिया था कि अगर यहां पे, क्यों यहां पे भाई उतना ही टाइम में एरिया उतना ही होगा, जो इन्होंने सेकेंड लॉ में कहा कि ये जो क्षेत्रफल होगा, ये जो एरिया होगा, इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, अर्थात
इसका क्षेत्रीय वेग जो होगा वो नियत होगा। जैसे आप देख लीजिए, अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी अगर हम v1 के लिए करूं तो एक चीज देखिए, यहां पे वेलोसिटी 1 जो होगा लेसर होगा किससे, v2 से, न v3 से, और सब v3 से ज्यादा कौन होगा भाई, v2। यानी कोई इक्वल वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि हर कोई अलग अलग पोजीशन पर है। ये सबसे सामने तो सबसे ज्यादा स्पीड चलेगा, ये सबसे दूर है तो सबसे कम स्पीड चलेगा, ये थोड़ा नजदीक है तो ये थोड़ा स्पीड मूव करेगा, ये ग्रह थोड़ा स्पीड मूव करेगा, है ना। अर्थात v1 अगर निकालो तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन टाइम, a अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। अगर अपन v2 निकालू तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन टाइम। अगर v3 निकालू तो क्या हो जाएगा, a अपॉन टाइम। यहां पे आप तीनों में देख सकते हैं, तीनों क्या है, कांस्टेंट है, कोई नहीं बदल रहा है मेरे भाई, कोई नहीं बदल रहा है ना, कोई बदल रहा है क्या, कांस्टेंट है। यही बात तो इन्होंने कहा कि चाहे ग्रह कहीं भी हो, समान समय में समान क्षेत्रफल ही प्राप्त करेंगे, अर्थात कांस्टेंट रहेंगे, अर्थात कांस्टेंट रहेंगे। यानी अगर हम क्षेत्र वेग की बात करूं, क्षेत्रीय वेग, यानी क्षेत्रीय वेग की बात करूं दोस्तों, तो ये होगा dA अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट यानी नियतांक। ये बात इन्होंने सेकेंड लॉ में कहा। अब आइए थर्ड लॉ को समझ लेते हैं मेरे भैया लोग। थर्ड लॉ क्या कहता है, अब हम लोग थर्ड लॉ को समझने वाले हैं। कहता है दोस्तों, चलिए इसको पहले लॉ नंबर 3 लिख लेते हैं। आवर्त काल का नियम, आवर्त काल का नियम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको मजे से समझते हैं, धक धकी फुटाक के समझेंगे मेरे भाई। तो यहां पे चलो भाई इसको डिफाइन कर लेते हैं। लिखेंगे किसी ग्रह के, किसी ग्रह के यहां नहीं, यहां लिखते परिक्रमण काल। अब परिक्रमण काल आप कहोगे तो कहता एक चक्कर लगाने में जो समय होता है उसे हम लोग, यानी कोई ग्रह सन का एक चक्कर लगाता है तो उसको हम लोग परिक्रमण काल कहते हैं। तो कहता किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उसके औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना भैया, ये ऐसे करके इसको ऐसे कर देते हैं। अब आइए समझते हैं, थोड़ा बढ़िया से समझो भाई। क्या है ना, यहां क्या कर रहा है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उसके औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, समान। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है भैया, समान होता है। तो आइए यहां पे समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो टाइम है, टाइम का स्क्वायर समानुपाती आर का क्यूब, ये लॉ इन्होंने बोला कि ये मान लीजिए ये इस तरह से, यहां पे सन है, कहां पे, यहां पे मानिए सन है, और यहां भाई यहां पे मान लीजिए कोई प्लेनेट है, ठीक है, कोई प्लेनेट है। तो इसके परिक्रमण काल, यानी ये प्लेनेट एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा रहा है, टी टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो टी टाइम का स्क्वायर इस सन और प्लेनेट के बीच के दूरी के घन, बीच के दूरी को हमने आर माना, दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये रहा दोस्तों आपका
कैपलर्स लॉ। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को इस तरह का वीडियो चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को, तो चलिए मेरे भाइयों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दादा भैया लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 सेकेंड में ले लीजिए।